दोस्तों आज हम मॉर्बियस मूवी की स्टोरी जानेंगे। मॉर्बियस दरअसल एक साइंसदान है जो खून की एक खास बीमारी में खतरनाक हद तक मुब्तला है और इस बीमारी से लड़ने वाले अपने जैसे दूसरे लोगों को बचाने के लिए एक खतरनाक तजुर्बे के जरिए इस बीमारी का इलाज दरियाफ्त करता है। शुरू में तो इसे ये इलाज कामयाब लगता है, लेकिन बाद में यही इलाज इसकी बीमारी से भी ज्यादा बुरा साबित होता है। तो आइए जानते हैं कैसे। तो दोस्तों मूवी के स्टार्ट में कोस्टा रिका के जंगल को दिखाया जाता है, जहाँ हेलीकॉप्टर से बाहर आता है इस मूवी का हीरो, जिसका नाम होता है डॉक्टर माइकल मॉर्बियस। वो कुछ साइंसदानों और अपने क्रू मेंबर्स के साथ एक केव के सामने जाता है। यहाँ डॉक्टर माइकल बताता है कि इस केव में वैम्पायर बैट्स रहती हैं और अभी मैं इनको बाहर बुलाने वाला हूँ। और इसके बाद माइकल एक आदमी को पैसे पकड़ाता है और अपने हाथ पर कट लगाकर इसे गार की तरफ कर देता है, जिसकी वजह से वैम्पायर बैट्स इसके खून को सूंघकर कार से बाहर आने लगती हैं। इसके बाद मूवी में 25 साल का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ ग्रीस में हम छोटे माइकल को देखते हैं जो एक डॉक्टर एमएल के अस्पताल में होता है। यहाँ पर हम ये भी जान पाते हैं कि माइकल को एक अनोखी खून की बीमारी है। फिर डॉक्टर एमएल माइकल को एक दूसरे छोटे बच्चे से मिलाता है। तब माइकल इस बच्चे का नाम तब्दील करके माइलो रख देता है, क्योंकि वो बच्चा जिस बेड पर आता है इस पर इससे पहले माइलो नाम का बच्चा होता था। फिर माइकल इस नए बच्चे माइलो से कहता है कि मैं बचपन से ही यहाँ रहता हूँ। माइकल कहता है कि मुझे एक ऐसी बीमारी है जो कभी ठीक नहीं हो सकती। माइकल और माइलो आपस में बातें कर रहे होते हैं, तभी बाहर से स्कूल के कुछ बच्चे इनका मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी माइलो अचानक से बेहोश हो जाता है, क्योंकि इसकी बॉडी के साथ लगी मशीन काम करना छोड़ देती है। इस पर माइकल चिल्लाकर नर्स को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन नर्स के आने से पहले ही माइकल इस मशीन को एक पेन के स्प्रिंग से खुद ही ठीक कर देता है। मशीन ठीक होते ही माइलो भी होश में आ जाता है। अब डॉक्टर एमएल ये देखकर बहुत हैरान हो जाता है कि माइकल ने इतनी कॉम्प्लिकेटेड मशीन को सिर्फ एक पेन के स्प्रिंग से ठीक कर दिया है। अब डॉक्टर एमएल माइकल के टैलेंट को देखकर इसे कहते हैं कि तुम्हारे जैसे जीनियस बच्चों के लिए न्यूयॉर्क में एक स्कूल है, और अगर मैं तुम्हारे लिए वहाँ बात करूंगा तो तुम्हारी फीस भी मुआफ हो जाएगी। इसके साथ साथ तुम्हारी बीमारी का इलाज भी वहाँ चलता रहेगा। तब माइकल वहाँ जाने के लिए मान जाता है। इसलिए माइकल माइलो के लिए एक लेटर लिखता है, जिसमें वो कहता है कि मैं अपनी बीमारी का इलाज ढूंढने जा रहा हूँ और अब हम दोनों समर वेकेशंस में ही मिलेंगे। लेकिन अचानक से वो लेटर हवा के साथ उड़कर बाहर गिर जाता है। फिर जब माइलो इस लेटर को उठाने के लिए जाता है तो स्कूल के कुछ शरारती बच्चे माइलो को मारने लगते हैं। फिर वहाँ डॉक्टर एमएल आकर माइलो को इन बच्चों से बचाते हैं, क्योंकि डॉक्टर एमएल ने माइकल से प्रॉमिस किया था कि इसके जाने के बाद वो माइलो का ख्याल रखेंगे। इसके बाद प्रेजेंट टाइम में हम स्वीडन का एक सीन देखते हैं, जहाँ पर डॉक्टर एमएल ये बता रहे होते हैं कि माइकल ने 19 साल की छोटी उम्र में ही अपनी डॉक्टरेट मुकम्मल कर ली है और अब माइकल ने एक आर्टिफिशियल ब्लड भी बना लिया है और इस आर्टिफिशियल ब्लड ने बहुत सारे लोगों की जानें बचाई हैं। और यहाँ स्वीडन के किंग इस बात पर माइकल को अवार्ड देना चाहते हैं, लेकिन माइकल अवार्ड लेने से इनकार कर देता है। इसके बाद माइकल न्यूयॉर्क वापस आकर अपने एक्सपेरिमेंट जारी रखता है। यहाँ वो अपनी पेशेंट एक छोटी बच्ची से बात कर रहा होता है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त होते हैं। और यहाँ हम ये भी देखते हैं कि माइकल अपनी बेस्ट फ्रेंड मार्टिन के साथ काम करता है। यहाँ मार्टिन माइकल को ये बताती है कि न्यूज़पेपर में एक हेडलाइन छपी है कि तुमने अवार्ड लेने से इनकार कर दिया है। फिर वो माइकल से पूछती है कि क्या तुमने माइलो को बताया है कि तुमने इंसान और चमगादड़ के डीएनए को मिलाया है, लेकिन माइकल इस सवाल का कोई जवाब नहीं देता। यहाँ मार्टिन देखती है कि माइकल कोस्टा रिका से अपने साथ बहुत सारी चमगादड़ें लाया होता है और इसने इन चमगादड़ों को एक फिश टैंक में बंद करके रखा हुआ है। ये देखकर मार्टिन कहती है कि इससे तुम्हारा लाइसेंस जा सकता है, लेकिन माइकल को तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद माइकल एक चमगादड़ पर एक्सपेरिमेंट करने लगता है और कहने लगता है कि चमगादड़ें सिर्फ खून पीती हैं और इसे हजम करने के लिए इनके पास खास किस्म का सलाइवा होता है। और अब माइकल अपने डीएनए को चमगादड़ों के जीन्स से मिलाएगा, जिससे ये होगा कि इसकी लाइलाज बीमारी ठीक हो सकती है। अब माइकल अपने इस खुफिया तजर्बे को बताते हुए कहता है कि हमें कभी कभी अपनी लिमिट्स को क्रॉस भी करना चाहिए, वरना हम जैसों को बचाने के लिए ना तो कोई मेडिसिन होगी और ना हमारे लिए कोई उम्मीद बचेगी। इन्हीं बातों के दौरान माइकल का सीरम भी रेडी हो जाता है और वो अपने इस टेस्ट सीरम को अपने एक सब्जेक्ट जो कि एक चूहा था इसमें इंजेक्ट कर देता है। तब देखते ही देखते वो चूहा मर जाता है और माइकल ये देखकर नाउम्मीद हो जाता है और कहता है कि मुझे अपने दोस्त माइलो को किसी तरह बचाना है। जिस पर मार्टिन कहती है हाँ ठीक है, लेकिन इस तरह नहीं। इसी वक्त माइकल की छोटी पेशेंट बच्ची की हालत बिगड़ने लगती है, क्योंकि इसका टेम्परेचर एकदम से काफी बढ़ गया होता है। तभी माइकल एक सिरिंज से इसे मेडिसिन इंजेक्ट करता है और इसे कोमा में भेज देता है। यहाँ पर मार्टिन माइकल से कहती है वो देखो तुम्हारा टेस्ट सब्जेक्ट चूहा मरा नहीं है, वो भी जिंदा है। इसके बाद माइकल माइलो से मिलने जाता है, जहाँ माइकल माइलो से कहता है कि मेरे पास एक अच्छी खबर है और मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, और वो ये कि मैं हमारी बीमारी का इलाज ढूंढने के बहुत करीब हूँ। हो सकता है कि लोग इस पर सवाल उठाएं, लेकिन सच ये है कि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है और हमारे पास ठीक होने के लिए सिर्फ यही एक इलाज है। तब माइलो इस चांस को लेने के लिए मान जाता है। अब माइकल और मार्टिन अपने इस तजर्बे को करने के
लिए एक शिप के जरिए समुद्र में चले जाते हैं, जहाँ पर इनका एक्सपेरिमेंट कामयाब भी होता है। और अब माइकल अपने बनाए हुए सीरम को एक इंजेक्टेबल ट्यूब में भरकर मार्टिन को देता है और कहता है कि तुम इसे मुझ पर ट्राई करो और इसे मेरे अंदर इंजेक्ट कर दो। तो मार्टिन ऐसा ही करती है और इस सीरम को माइकल के जिस्म में इंजेक्ट कर देती है और इसे लिटाकर इसके हाथ और पांव बांध देती है। लेकिन तभी माइकल कांपने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि शिप में और लोग भी आए होते हैं। इनमें से एक आदमी लैब में आ जाता है। आगे हम देखते हैं कि माइकल अपने बेड से गायब है। मार्टिन देखती है कि वो तो ऊपर छत से चिपका हुआ है, बिल्कुल एक चमगादड़ की तरह। और देखते ही देखते माइकल लैब में आने वाले आदमी पर अटैक कर देता है। अब मार्टिन इन दोनों को एक कैबिन में बंद कर देती है, क्योंकि माइकल अब पूरी तरह से एक वैम्पायर बन चुका था, क्योंकि अब इसके बड़े बड़े खतरनाक दांत और नाखून थे। तभी अलार्म बजने की वजह से माइकल खुद को एक ग्लास से टकराने लगता है। तभी शिप पर मौजूद दूसरे क्रू मेंबर्स भी लैब में आ जाते हैं और वो मार्टिन को साइड पर धक्का देकर गिरा देते हैं ताकि वो माइकल को शूट कर सकें। लेकिन तभी माइकल ग्लास तोड़कर बाहर आ जाता है और जब वो मार्टिन को देखता है कि वो बेहोश पड़ी है तो इसे बहुत गुस्सा आता है। इसीलिए वो एक एक करके क्रू के सभी मेंबर्स को मारने लगता है। इसके बाद देखते ही देखते माइकल वैम्पायर से दोबारा इंसान में बदल जाता है और इसकी बॉडी असली हालत में आ जाती है। अब माइकल दोबारा से लैब में जाता है और देखता है कि मार्टिन तो बेहोश है। इसके बाद वो सीसीटीवी फुटेज में देखता है कि इसने सारे क्रू मेंबर्स के साथ क्या किया, यानी उन्हें मार दिया है। इसलिए वो रेडियो पर जल्दी से यहाँ पर मदद भेजने के लिए कहता है। इसके बाद FBI के कुछ लोग शिप तक पहुँच जाते हैं। यहाँ पर दो एजेंट्स क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं कि उन्हें बताया जाता है कि इस हादसे में एक लड़की जिसका नाम मार्टिन है जिंदा बच गई है और जिसने मदद बुलाने के लिए रेडियो पर कॉल की थी वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। और हैरान कर देने वाली बात यह है कि इन तमाम डेड बॉडीज में खून का एक कतरा तक नहीं है। अब माइलो भी इस हादसे की खबर देख रहा होता है। ये सब देखकर वो थोड़ा परेशान हो जाता है। इसके बाद माइकल छुपकर हॉस्पिटल में मार्टिन से मिलने के लिए आता है और इससे कहता है कि परेशान मत हो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। अब जैसे ही माइकल वापस अपनी लैब में पहुंचता है वो फिर से वैम्पायर में बदलने लगता है और इसे खून की भूख लगने लगती है। इसे खून चाहिए था, इसीलिए वो अंदर जाकर अपना ही बनाया हुआ आर्टिफिशियल खून पीने लगता है। अब माइकल को सब कुछ अलग लगने लगता है। जहाँ वो पहले चल भी नहीं पाता था और इसे चलने के लिए स्टिक की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब इसे स्टिक की जरूरत नहीं थी और अब वो दौड़ भी सकता है, उड़ भी सकता है और जंप भी कर सकता है। लेकिन अब इसे तलब होती है इंसान के खून की और खून की भूख मिटाने के बाद वो खुद को फ्रेश और फिट फील करता है। फिर वो इस ग्लास टैंक में जाता है जहाँ इसने बैट्स को रखा हुआ था, लेकिन बैट्स इसे कुछ भी नहीं कहते क्योंकि वो वैम्पायर बैट्स थी और माइकल भी तो अब एक वैम्पायर ही बन चुका था। और अब माइकल बिल्कुल बैट्स की तरह ही चीजों को सेंस कर सकता था और इनको फील भी कर सकता था। वो देखता है कि आर्टिफिशियल खून का असर सिर्फ 6 मिनट तक ही रहता है, जिसके बाद वो फिर से वैम्पायर बनने वाला होता है और कमजोर फील करने लगता है और इसका सिर्फ एक ही इलाज होता है और वो होता है इंसान का खून। इसके बाद हम देखते हैं कि माइलो माइकल से इसकी लैब में मिलने के लिए आता है, जहाँ इस वक्त माइकल की हालत काफी खराब होती है। वो माइलो से कहता है कि मुझे खून चाहिए। जब माइकल खून पीता है तो माइलो इसे देखकर काफी हैरान हो जाता है कि वो खून पी रहा है और खड़ा भी हो सकता है। अब क्योंकि माइलो भी चल नहीं सकता था और इसे भी चलने के लिए स्टिक का इस्तेमाल करना पड़ता था, वो माइकल से जिद करने लगता है कि मुझे भी ये सीरम चाहिए। लेकिन माइकल इसे वो सीरम देने से मना कर देता है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो लोग मरने लगेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि सीरम पीने के बाद माइलो भी वैम्पायर बन जाएगा और वो भी लोगों का खून पीने लगेगा। माइकल कहता है कि ये सिर्फ मेरे लिए है और सिर्फ मुझे ही सूट करता है। इस बात पर इन दोनों में बहस हो जाती है। फिर माइकल माइलो से कहता है कि प्लीज जिद मत करो, क्योंकि ये एक कर्स है। और फिर वो माइलो को अपना वैम्पायर वाला फेस दिखाकर इसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। अगले सीन में मार्टिन से हॉस्पिटल में FBI के 2 एजेंट्स मिलने के लिए आते हैं, जो कि क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे और वो मार्टिन को क्राइम सीन पर मिली डेड बॉडीज के बारे में बताते हैं और वो पूछते हैं कि आप वहाँ क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। इस पर मार्टिन इनसे कहती है कि अभी इसे ठीक से कुछ भी याद नहीं कि आखिर वहाँ पर क्या हुआ था। असल में वो यहाँ पर सच को छुपाने की कोशिश कर रही थी। इसी हॉस्पिटल में हम एक नर्स को देखते हैं जिसे ऐसा फील होता है कि जैसे कोई अंधेरे में इसका पीछा कर रहा है। इसी वजह से वो काफी डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी अचानक इस पर कोई अटैक करता है। दूसरी तरफ माइकल हॉस्पिटल में अपनी पेशेंट बच्ची के पास बैठा होता है, लेकिन तभी अचानक इसे कुछ महसूस होने लगता है। जब वो बाहर आकर देखता है तो पता चलता है कि एक नर्स मारी गई है। अब माइकल आर्टिफिशियल ब्लड की कुछ बोतलें अपने बैग में रखकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी इसका सामना FBI एजेंट्स से हो जाता है। यहाँ एक एजेंट माइकल को थैंक्स बोलता है और कहता है कि इसके आर्टिफिशियल ब्लड की वजह से एक वॉर में इसका हाथ कटने से बच गया था। फिर वो दोनों माइकल से कहते हैं कि आप तो कुछ ज्यादा ही फिट लग रहे हैं। यहाँ एजेंट्स को माइकल पर शक होने लगता है कि शायद माइकल ने ही शिप पर सारे लोगों को मारा होगा, लेकिन तभी इन दोनों एजेंट्स में से एक को खबर मिलती है कि हॉस्पिटल में भी एक नर्स मारी गई है, बिल्कुल वैसे ही जैसे शिप वाले लोग मारे गए थे।
यानी इसकी बॉडी में भी खून का एक कतरा तक नहीं बचा है। तो ये सुनकर इनका शक यकीन में बदल जाता है और जैसे ही वो माइकल को गिरफ्तार करने लगते हैं तभी माइकल इन पर अटैक करके वहाँ से भाग जाता है, मगर वो ज्यादा दूर नहीं जा पाता क्योंकि इसे वेव्स के जरिए रोक लिया जाता है। फिर वो एजेंट माइकल को गिरफ्तार कर लेता है और इसे जेल में भेज दिया जाता है। जेल में दोनों एजेंट्स माइकल से मिलने आते हैं और इनमें से एक एजेंट तो अपने साथ होली वाटर भी लेकर आता है। दूसरा एजेंट माइकल से कहता है कि तुमने शिप पर क्रू के मेंबर्स को मार दिया, चलो ठीक है, शायद इनसे कोई गलती हो गई होगी, लेकिन नर्स को क्यों मारा, वो तो बेकसूर थी। लेकिन इसका जवाब तो माइकल के पास भी नहीं होता क्योंकि इसको माइकल ने नहीं मारा होता। यही हम देखते हैं कि माइकल अपने आप को कमजोर फील करने लगता है। वो इनसे अपना बैग मांगता है जिसमें इसने आर्टिफिशियल ब्लड रखा था और वो कहता है कि मुझे बैग चाहिए क्योंकि मुझे भूख लग रही है और भूख की हालत में मैं कैसा दिखता हूँ ये तुम देख नहीं पाओगे। लेकिन वो एजेंट इसे ब्लड देने से मना कर देते हैं। फिर माइकल से जेल में मिलने के लिए माइलो आता है और वो माइकल से कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगा और जाते हुए वो माइकल को आर्टिफिशियल ब्लड की एक बोतल चुपके से दे जाता है और माइकल देखता है कि माइलो अब बगैर स्टिक के भी चल पा रहा है। तब माइकल को इस बात का पता चल जाता है कि इस नर्स को किसी और ने नहीं बल्कि माइलो ने मारा था। अब गुस्से में आकर माइकल खून पीता है और वैम्पायर बनकर जेल तोड़कर वहाँ से भाग जाता है। फिर माइकल अपनी बैट पावर का इस्तेमाल करके माइलो की आवाज को सेंस करता है और इसकी आवाज का पीछा करने लगता है। दूसरी तरफ माइलो एक और आदमी को मार देता है, मगर इतनी देर में माइकल भी इस तक पहुंच जाता है और वो इसे समझाने की कोशिश करता है कि मैंने तुम्हें समझाया था कि ये सीरम जानलेवा है और तुम जो कर रहे हो वो ठीक नहीं है। इस पर माइलो कहता है कि तुमने तो कहा था ये सीरम एक कर्स है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कोई कर्स है। और यहाँ वो माइकल के सामने ये मान ही जाता है कि इस नर्स को माइलो ने ही मारा था और कहता है कि अब हमें कोई भी नहीं रोक सकता। इस पर माइकल कहता है कि मेरा दोस्त माइलो ऐसा नहीं था, मेरा दोस्त माइलो तो कभी भी ऐसा ना करता, ये तुम्हें क्या हो गया है, तुम क्या बनते जा रहे हो। मगर माइलो नहीं मानता और इसके बाद वो दोनों वैम्पायर बनकर आपस में लड़ने लगते हैं। लेकिन अचानक एक जगह पुलिस इन दोनों को रोककर गिरफ्तार करने लगती है। तभी माइलो पुलिस वालों पर अटैक करने लगता है और इनको मारने लगता है। लेकिन माइकल ऐसा नहीं था, वो बुरा नहीं था, इसीलिए वो पुलिस वालों को मारने की बजाय वहाँ से जाने लगता है। मगर माइलो इसका पीछा करता है। अब माइकल को दूर से आती हुई एक ट्रेन की साउंड वेव्स सुनाई देने लगती हैं और वो उन्हीं साउंड वेव्स के साथ उड़ने लगता है और वहाँ से निकल जाता है। आगे FBI एजेंट्स मरे हुए पुलिस ऑफिसर्स को देखकर फिर से ये समझते हैं कि इनको भी माइकल ने ही मारा है। आगे हम माइलो को देखते हैं जो छुपकर बिल्डिंग के बाहर से मार्टिन को देख रहा होता है। आगे हम मार्टिन को देखते हैं जो FBI की नजर से छुपकर कहीं जा रही होती है। जब वो बस में सवार होती है तो इसे वहाँ माइकल मिलता है। वो मार्टिन को बताता है कि नर्स को और पुलिस ऑफिसर्स को इसने नहीं मारा है बल्कि इनको माइलो ने मारा है और अब मुझे माइलो को रोकना है और इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। अब मार्टिन चेक करती है कि माइकल धूप में जलता है कि नहीं। इस पर माइकल कहता है कि नहीं, मैं वैसा वैम्पायर नहीं हूँ और अब आर्टिफिशियल ब्लड का असर भी कम होता जा रहा है और अब इसका असर 6 मिनट से कम होकर सिर्फ 4 मिनट तक रह गया है और इसके बाद मैं वैम्पायर बनने लगता हूँ और कमजोर फील करता हूँ। तभी माइकल रेस्टोरेंट के कैश काउंटर पर खड़े 2 लड़कों की बातें सुनता है जो नकली नोट चला रहे थे। फिर माइकल इनका पीछा करते हुए इनके अड्डे तक पहुँच जाता है। वहाँ वो इन लड़कों से कहता है कि मैं इस जगह को अपनी लैब बनाना चाहता हूँ, इसलिए तुम सब लोग यहाँ से निकल जाओ। और तभी एक लड़का माइकल पर चाकू से अटैक करने लगता है। तब माइकल इनको अपना वैम्पायर फेस दिखाता है और इनके लिए बस यही काफी था और सारे लड़के डरते हुए वहाँ से भाग जाते हैं और अब माइकल वहाँ पर अपनी लैब को सेट करने लगता है। दूसरी तरफ माइलो अपनी फिटनेस और अपनी बॉडी में होने वाले चेंजेस को बहुत इंजॉय कर रहा है। फिर वो तैयार होकर एक नाइट क्लब में जाता है। वहाँ वो एक लड़की से मिलता है और वो आपस में बातें करने लगते हैं। लेकिन तभी लड़की के साथ आए इसके दूसरे फ्रेंड्स माइलो को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं और इसे धक्का भी देते हैं। तभी माइलो वैम्पायर में बदलने लगता है, मगर फिर वो रुक जाता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन अब इन लड़कों की खैर नहीं थी क्योंकि माइलो वैम्पायर बनकर बाहर इन लड़कों के आने का इंतजार कर रहा होता है और जैसे ही वो लड़के बाहर आते हैं माइलो इन पर अटैक कर देता है। इसके बाद माइलो मार्टिन के पास इसकी लैब में चला जाता है और वो मार्टिन से पूछता है कि माइकल कहाँ है। इस पर मार्टिन इसको कहती है कि मुझे भी नहीं पता कि माइकल कहाँ है, मगर माइलो झूठ बोलती हुई मार्टिन की तेज हार्ट बीट को सुन पा रहा था। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और इसके जाने के बाद मार्टिन भी लैब से कुछ सामान लेकर वहाँ से चली जाती है। आगे FBI एजेंट्स मार्टिन के घर आते हैं जहाँ वो देखते हैं कि मार्टिन के घर में कैट फूड पड़ी हुई है, मगर मार्टिन और इसकी कैट दोनों ही घर पर मौजूद नहीं है क्योंकि वो दोनों माइकल के पास होते हैं। यहाँ अपनी बिल्ली को खाना खिलाते हुए मार्टिन के हाथ पर एक कट लग जाता है जहाँ से खून निकलने लगता है और खून को स्मेल करते ही माइकल वैम्पायर बनने लगता है, मगर वो खुद पर कंट्रोल करते हुए मार्टिन को कुछ भी नहीं कहता बल्कि वो मार्टिन से कहता है कि प्लीज इस पर बैंडेज लगा लो। इसके बाद वो दोनों टेरेस पर चले जाते हैं जहाँ इन दोनों को
दूर से खड़ा हुआ माइलो देख रहा था। आगे FBI एजेंट्स क्राइम सीन पर पहुंचते हैं, जहां पर माइलो ने क्लब से बाहर आने वाले लड़कों को मारा था, मगर इनको ये नहीं पता था कि इनको भी माइलो ने मारा है, बल्कि वो ये समझते हैं कि इन लड़कों को भी माइकल नहीं मारा है। जब वो CCTV फुटेज देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इन लड़कों को मारने वाला माइकल नहीं बल्कि कोई और ही है। अब डॉक्टर ML भी यही न्यूज देख रहा था जिसमें प्राइम सस्पेक्ट माइकल को बताया जा रहा था, लेकिन CCTV फुटेज से पता चलता है कि कातिल कोई और भी हो सकता है। ये देखकर डॉक्टर ML को माइलो पर शक होता है, इसीलिए वो माइलो से मिलने चला जाता है। यहाँ डॉक्टर ML को पता चलता है कि माइलो ने भी इसी सीरम को यूज किया है, इसीलिए वो ठीक हो गया है। अब डॉक्टर ML माइलो से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मगर इस बात पर माइलो को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम हमेशा माइकल की साइड ही क्यों लेते हो और तुम मुझे अपना प्यार नहीं बल्कि सिर्फ हमदर्दी दिखाते हो। और इसके साथ ही माइलो डॉक्टर ML पर हमला कर देता है और फिर वहाँ से फौरन चला जाता है। दूसरी तरफ माइकल लैब में एक सीरम बनाता है जो वैम्पायर बैट्स की जान ले सकता है। माइकल ने इस सीरम की 2 डोज बनाई होती हैं, एक अपने लिए और एक माइलो के लिए। आगे माइकल मार्टिन से कहता है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर खतरा है। तभी माइकल को डॉक्टर ML की कॉल आती है जो कि काफी बुरी हालत में जख्मी होता है। वो माइकल को बताता है कि मैं माइलो से मिलने गया था और इसने मेरे साथ ये किया है। तभी माइकल डॉक्टर ML से मिलने के लिए जाता है, जहाँ डॉक्टर ML माइकल से कहता है कि तुम्हें माइलो को रोकना होगा। ये कहने के बाद डॉक्टर ML की मौत हो जाती है। अब माइकल अपनी पावर यूज करके माइलो की बात सुनता है, जो मार्टिन को किडनैप कर लेता है और इस पर अटैक करके इसको जख्मी कर देता है। तभी माइकल जल्दी से उड़ते हुए मार्टिन के पास जाता है। यहाँ पर मार्टिन जख्मी हालत में माइकल से कहती है कि मैं भी माइलो को मारने में तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। फिर वो अपना खून माइकल को पिलाती है, मगर यहाँ पर माइकल के खून का एक कतरा मार्टिन भी पी लेती है। खून पीने के बाद माइकल काफी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल फील कर रहा था। इसके बाद वो जाकर माइलो से लड़ता है, जहाँ माइलो अपने बड़े बड़े नाखूनों से माइकल पर हमला करता है और इसे काफी जख्मी कर देता है। तभी माइकल यहाँ पर चिल्लाकर अपने साथियों को यानी बैट्स को बुलाता है और देखते ही देखते बेशुमार बैट्स आकर माइकल को चारों तरफ से घेर लेती हैं। इसके बाद वो बैट्स माइलो पर अटैक कर देती हैं और इसी का फायदा उठाकर माइकल माइलो पर अटैक करता है और अपना बनाया हुआ नया सीरम माइलो की बॉडी में इंजेक्ट कर देता है और इसके साथ ही माइलो अपनी इंसानी शक्ल में वापस आने के बाद मर जाता है। इसके बाद FBI के वही दोनों एजेंट्स वहां पहुंच जाते हैं और वो बहुत सारी चमगादड़ों को वहां पर उड़ता हुआ देखते हैं। दूसरी तरफ मार्टिन को भी होश आ जाती है क्योंकि इसने माइकल का वैम्पायर वाला खून पी लिया था। आगे हम माइकल को बहुत सारी चमगादड़ों के बीच एक वैम्पायर बैट की तरह उड़ता हुआ देखते हैं। इसके बाद हम आसमान में एक मल्टीवर्स का पोर्टल खुलते हुए देखते हैं और इसके जरिए स्पाइडरमैन की दुनिया से इस दुनिया की जेल में आता है एंड्रियन, जिसे पुलिस अपने साथ ले जाती है। आगे हम डॉक्टर माइकल को देखते हैं जो अपनी गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहा था। फिर वो एक जगह पर रुकता है जहाँ इसे मिलता है एंड्रियन, जो कि इस वक्त अपने सूट में होता है। वो माइकल से कहता है कि मैं नहीं जानता कि मैं यहाँ कैसे आया हूँ, मुझे लगता है कि इसमें स्पाइडरमैन का हाथ है, इसीलिए माइकल मुझे तुम्हारी मदद चाहिए ताकि तुम मेरे साथ स्पाइडरमैन से लड़ो। जिस पर माइकल कहता है प्लान तो अच्छा है, तो चलो देखते हैं। और इसके साथ ही ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।